नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। एनबी न्यूज़ भारत वुमेंस वीक मना रहा है और आप सोच रहे होंगे कि इस बार चेहरा कौन होगा। चेहरे को आपके सामने रखूंगी, उनकी कहानी आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि महिलाओं को कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी होती हैं और ये वो चेहरा है जो राजनीति, चाहे अब आप गुण की बात करें, सुंदरता की बात करें, सौंदर्य है, या जिस तरीके से ये पिछले कई सालों से गोरखपुर की खिदमत कर रही हैं। स्वागत कीजिए खुले मन से, बड़े दिल से डॉक्टर सुरेता करीम का। मैं जब आपकी कहानी देखती हूँ मैम, तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि ज़िंदगी आपकी बड़ी लंबी रही और पड़ाव जो आपने पार किए, एक कहीं ना कहीं कहती हूँ मैं कि आपने आईना दिखाया समाज को कि वो दौर था जब ये कहते थे कि महिलाएं सिर्फ सुंदर हैं और कुछ उनके हाथ में नहीं है, वो आगे कुछ नहीं कर सकती। तब आपने डॉक्टर की उपाधि ली, आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आ गई। वो दौर था जब कहते थे कि महिलाएं राजनीति में नहीं उतर सकती, तब आपने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस का हाथ थाम के आप अब तक चल रही हैं साथ। इस कहानी को कैसे देखती हैं? आज अगर मैं डॉक्टर सुरेता करीम से पूछूं कि ज़िंदगी में कितने लोगों को और कब कब आईना दिखाया, तो क्या कहेंगी? ये आपने बहुत अच्छी बात कही रेणु कि आपका एक तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे। अपने को मैं बहुत इतना तो योग्य समझती नहीं हूँ, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है। ये ज़रूर है, गोरखपुर को मैं पिछले 40 साल से जान रही हूँ। सन 76 में मैं आई थी यहाँ पे, इंटरमीडिएट पास करके मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 5वें बैच में मैंने दाखिला लिया था। और उस वक्त गोरखपुर अपने माफियाओं के लिए जाना जाता था, तो हम लोगों को हॉस्टल में कहा जाता था कि शाम को 5 बजे तक घर वापस आ जाना हॉस्टल, क्योंकि गोरखपुर सेफ़ नहीं है। और बहुत दिनों तक लोगों के मन में ये धारणा थी। और चूँकि मेरे घर में एक्चुअली मेरे जो दादाजी थे वो भी एक फ्रीडम फाइटर भी थे और वो मैथ्स के प्रोफेसर भी थे, तो बड़ी इच्छाएं थी और पढ़ने में तेज़ होने के नाते हमारा एक नेचुरल था कि हमको डॉक्टर में पेशे से लगाव था और अच्छा लगता था और मैं सिलेक्ट भी हो गई। तो जीवन ने एक मौका दिया और ये उस समय की सरकार की एक नीति थी कि हम लोग इतने सस्ते में, एक गरीब परिवार से होते हुए भी, मेरे फादर एक बहुत छोटी सी नौकरी करते थे और उसके बावजूद कम खर्चे में हम लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई कर ली और डॉक्टर बन गए। और उसके बाद जब मैंने डॉक्टर करीम से शादी की और गोरखपुर में हम लोग बस गए, तो गोरखपुर में रहते रहते गोरखपुर से बड़ा लगाव हो गया और मैंने यहाँ पे देखा कि महिलाओं में बड़ा डर है और बहुत ज़्यादा ऐसी उस समय की जो था कि जल्दी अकेले कोई डॉक्टर के यहाँ भी लाने में महिलाओं को बहुत डर लगता था। पर मैंने जो अपने को राजनीति का जो आपने पूछा सवाल, राजनीति तो एक चांस की बात थी। उससे पहले मैं समाज सेवा में बहुत ज़्यादा लिप्त थी, क्योंकि मैं जिस परिवार से आती थी हम लोगों को हमेशा सिखाया गया था स्कूल में भी कि कुछ आपने पाया है समाज से तो उसको वापस दीजिए। तो उसी चीज़ को लेके मैं हंगर प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट आया। फिर यहाँ पे जब बाढ़ आई थी, आप छोटे रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और उस समय कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी, तो उस समय तमाम छोटे छोटे एनजीओज़ को एक साथ करके हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी और बल्कि नाव से खुद भी हम लोगों ने जा के नाव में बैठ के वितरण किया था और बंधे पे सब खाना पीना कपड़ा सब वितरण किया था। तो वहाँ से ही एक लगाव समझ लीजिए आ गया। और जब कांग्रेस पार्टी से तो हम लोग शुरू से ही, चूँकि बाप दादाओं के टाइम से ही हम लोगों का एक ही पार्टी का विचारधारा थी कि कांग्रेस की, तो इसलिए उसी में हम लोगों ने फिर वो ज्वाइन किया। समाज सेवा की आपने बात की, इस पहलू को आपको से एक सवाल मन में आता है। एक जैसा आपने कहा इंटरमीडिएट के बाद मैं बीआरडी में एडमिशन हो गया और वो दौर था मैम जब लोग ये कहते थे कि अच्छा ठीक है, आज़ादी मिली है, पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। लेकिन आपने उससे ज़्यादा फिर सोचा, आईना आपने दिखाया कि नहीं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और हॉस्टल से निकली आप और लोगों के लिए सोचना शुरू किया। जैसा आपने कहा हंगर प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, या फिर बाढ़ में जो आपने मदद का हाथ बढ़ाया। ये स्ट्रॉन्गनेस उस दौर की महिला के लिए आज शायद फिर भी हम ये कहीं ना कहीं उम्मीद रख सकते हैं महिलाओं से कि वो आगे आ पाएँ, लेकिन उस दौर में कितना कठिन, या आपके अंदर कुछ खास खासियत रही होगी कि आप हॉस्टल से निकली?
नहीं, देखिए मैं ये मानती हूँ कि जो महिला करना चाहती है वो करती है। आप चाहे ज्योतिबा, आप दौर कोई भी हो, ज्योतिबा फुले की कहानी सुनती होंगी, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनती होंगी। दौर तो हमेशा ही मुश्किल होता है, ये पुरुष प्रधान समाज है तो हमेशा ही महिलाओं के लिए मुश्किलें रही हैं। लेकिन मेरे में थोड़ा बंगाली खून है तो इसलिए हम लोग थोड़ा आंदोलन के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं। मेरे दादाजी का मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है और मेरे घर का सपोर्ट। अगर कोई महिला कुछ करना चाहती है, और मैं आपसे ये कहती हूँ, आज के दौर हो चाहे पहले के दौर हो, जब महिलाएं कुछ ठान लेती हैं करने का तो वो कर देती हैं। उस समय मौका समाज नहीं देता था, आज समाज ज़्यादा ढील देता है, ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। आप जैसे लोग एंकरिंग कर रहे हैं, आप लोग को कितना मौका, मीडिया में कितनी महिलाओं को हम देखते हैं इतने सशक्त रूप से अपने को प्रेजेंट करते हैं, और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम लोग के समय बहुत कम मतलब अपॉर्चुनिटीज़ थी, चाहे डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या टीचर बन जाओ, यहीं तक एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी, वो बहुत बढ़ गई है। तो स्ट्रगल भी हुआ है, लेकिन जो महिला करना चाहती है अगर उसका परिवार सपोर्ट करता है तो वो कर सकती है। लेकिन इसमें हमारा कहना ये है कि आईना पुरुषों को दिखाना है कि अगर पुरुष सपोर्ट करे, जैसे डॉक्टर करीम ने मुझे कभी रोका नहीं किसी भी काम से, चाहे बच्चे छोटे ना हो। मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और बड़े खुश होते थे जब मैं कोई भी अवार्ड वगैरह लेके आती थी। तो ये सपोर्ट अगर पुरुष करे तो महिलाओं में ये मल्टीटास्किंग की क्षमता होती है, नेचुरल होती है, वो जन्मजात होती है कि वो बच्चा भी संभाल लेती है और स्कूल का होमवर्क भी देख लेती है और उसी में सीरियल भी बैठ के देख लेती है। ये जो क्षमता है ये पुरुष में नहीं है। वो जब सीरियल देखेंगे या वीडियो देखेंगे वो अपने ऑफिस की बात नहीं सोच सकते हैं। महिलाओं में ये क्षमता होती है। तो थोड़ा सा प्रोत्साहन के साथ कई महिलाएँ ऐसा कर सकती हैं। मेरा मानना है कि समय जो भी हो, ठान ले अगर तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। देख रहे हैं आप, कहते हैं कि मिष्टी दही जितना बंगाली पसंद करते हैं, सड़कों पर उतरना भी ज़्यादा जानते हैं कि आंदोलन कैसे होता है। तो मिठास और तीखापन सब बंगालीज़ में आपको मिलेगा, जैसा आप अभी सुन रहे हैं सुरेता करीम को। मैम, ये जैसा मैं कहती हूँ, आंदोलन की आपने बात की, आपने कि अगर आप करना चाहते हैं तो समाज हो सकता है कई अड़चने डालेगा, लेकिन करने वाले कर लेते हैं। अब आते हैं राजनीति के। ये वो दौर है जब कांग्रेस में हम बात करते हैं, चाहे मेनका गांधी की बात करेंगे, प्रियंका गांधी की बात करेंगे, इंदिरा गांधी की बात करेंगे, कांग्रेस ने महिलाओं को दिया है राजनीति में। हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े चेहरे जो हैं जो कांग्रेस के ही हैं, उसमें फिर आपका भी चेहरा आता है। और जिस तरीके से आपकी खूबसूरती, आपका जो स्पोकन स्किल है और जो आपकी शिक्षा रही है, राजनीति में आप क्या लगता है मैम कि कितना ज़्यादा अहम पहलू है एक लोगों को समझने का कि राजनीति में महिलाएं उस दौर में भी आ सकती थीं जब आपने शुरू किया था? बिल्कुल जी। देखिए, आरक्षण तो महिलाओं के लिए दिया गया है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बहुत लिमिटेड है, हालांकि जैसे हम लोगों के जो नगर निगम चुनाव वगैरह होते हैं उसमें। लेकिन महिलाओं को जो राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा देने की जो नीति कांग्रेस के अंदर है वो अभी और पार्टियों में नहीं दिख रही है। और ये दुखद है क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा योगदान दे सकती हैं। क्योंकि महिलाएं जल्दी, जब हम लोग गाँव टू गाँव संपर्क अभियान में जाते हैं, महिलाएं तुरंत अंदर घर में जाके महिलाओं से बात कर लेती हैं, जो कि पुरुष नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप लोग बढ़ावा देंगे तो वो फिर राजनीतिक जो समझ है वो महिलाओं के अंदर भी आएगी। आज से 25-30 साल पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, हम लोग देखते थे महिलाओं को हाथ पकड़ पकड़ के लोग बैलेट में मोहर लगवा देते थे। महिलाओं की अपनी कोई से नहीं होती थी। ईवीएम के आने से कम वो चॉइस अपनी हो गई है। अंदर जाके कोई भी महिला, एक घर के अंदर हो सकता है 4 लोग किसी एक पार्टी को दे रहे हो, महिला अपनी तरफ से जाके किसी दूसरी पार्टी को दे दे। ये चॉइस की एक वो हो गई है। लेकिन तब भी राजनीतिक समझ महिलाओं में कम है, ये मैं मानती हूँ। और समझ के लिए शिक्षा का होना और बाहर निकलना, घर से बाहर निकल के पब्लिक से, जनता से संवाद करना, इसी से पॉलिटिकल समझ आती है। एक जो महिला होती है वो जब घर के अंदर रहती है उसकी समझ थोड़ी सीमित होती है, और जब वो समाज के अन्य अन्य वर्गों से बात करती है, मिलती है, तो उसमें उसकी समझ को थोड़ा सा विकसित होने का मौका मिलता है। तो इसलिए महिलाओं को अगर राजनीतिक पार्टियां थोड़ा बढ़ावा देंगी तो हमारे हिसाब से, ख्याल से, ये राजनीति में एक बहुत बड़ा अहम बदलाव होगा। आपने अभी कुछ देर पहले मैं विचारधारा की बात की, आपने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित भी रही हूँ। तो
इस दौर में जैसा अभी आप ये भी कह रही थी कि बाकी पार्टियां शायद उस तरीके से इनिशिएटिव नहीं ले रही हैं, खासतौर पर महिलाओं को राजनीति में उतारने की, कहाँ पे कमी रह जा रही है? मैं इसी उत्तर प्रदेश में सपा की बात करती हूँ, बसपा तो खासतौर पर मायावती वो तो हैं, लेकिन भाजपा की बात करती हूँ, अगर कांग्रेस को हटा दें, कहाँ पे कमी रह जा रही है पार्टियों में जो महिलाओं को राजनीति में सशक्तता को छोड़ करके बल्कि एक अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी अभी भी उस तौर पर नहीं मिल पा रही है? देखिए, वही पुरुष प्रधान मानसिकता जो है ना, वही हम लोगों को पीछे ले जाती है। कई पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी आपने कहा, या मायावती जी हैं तो खुद महिला, लेकिन उनकी पार्टी का आज तक मैं इतने दिनों से राजनीति में हूँ, मैं उनकी पार्टी की कोई महिला उनको नहीं जानती हूँ जिनको कि मैं नाम लेके बोल सकूँ कि हाँ अहम भूमिका में रही हैं वो। और बीजेपी की तो खैर महिला विरोधी मानसिकता है, इसलिए उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी महिला विरोधी मानसिकता इसलिए है कि उनकी जो एक दो मंत्री हैं भी जो महिला, तो वो वक्त वक्त पे अपना रोटी सेकने के लिए आ जाती है सड़क पे, उसके बाद वो महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता है उनकी तरफ से कोई बयान कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है। तो महिलाओं को वो वही पार्टी कर सकती है जो खुद कॉन्फिडेंट हो। कोई भी पुरुष महिला को तभी आगे करेगा जब वो ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये महिला आगे बढ़ के भी हमारा सम्मान करेगी। डर पुरुषों में ये होता है कि महिला को हमने अगर ज़्यादा ढील दे दी तो शायद ये मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी, मेरा ही दुस्सम्मान करेगी, कुछ मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा मन में, जिसकी वजह से। और दूसरा ये है कि महिलाएं थोड़ा भ्रष्टाचार में कम लिप्त होती हैं। महिलाएं थोड़ी सी सहज होती हैं इस मामले में कि ईमानदारी में, इसमें उनका अपना एक सरल व्यक्तित्व होता है। तो जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं वो कभी भी महिलाओं के हाथ में अपना पावर नहीं देना चाहेंगी, ये बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, अब क्योंकि अभी आपने महिलाओं की बात की और पुरुष प्रधान देश हमारा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, 2023 में चल रहे हैं मैम, जहाँ पर एक महिला है जो अपने हस्बैंड से रोज़ मार खाती है, एक महिला आप हैं जो जिनका हस्बैंड ना सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि हर वो फील्ड जो आप चुनना चाहती हैं उनमें सपोर्ट करके आपको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। और ये जो दो आईने हैं, कितना अलग आप मानती हैं? आखिर क्या कमियां, फिर उसी सवाल पे पहुंचूंगी, क्या कमियां हैं? क्या घर से चैरिटी बिगिंस एट होम जब हम कहते हैं तो राजनीतिक पार्टियां बाद में आती हैं, क्या घर से शुरुआत करने की ज़रूरत है ज़्यादा परिवार को? दोनों चीज़ें हैं। घर में तो मेरे ख्याल से घर से तो बहुत लोग शुरुआत करते हैं, और लड़कियों को आजकल हम देखते हैं हमारे यहाँ भी, जैसे बच्चे पैदा होते हैं लड़कियों में, पहले बहुत मायूस हो जाते थे लड़की पैदा हो गई, अभी तो खैर बहुत अच्छा है माहौल कि लड़की हो चाहे लड़का हो सब खुश होकर ही घर जाते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद में भी, जैसे जब शादी के बाद आप जैसे मारपीट की बात जो कर रही हैं, उसका एक विशेष रीज़न ये है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गरीब परिवारों में ही मारपीट होती है। मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो अक्रॉस द बोर्ड है, और उसका वजह ये है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। सबसे पहले जो हम चाहते हैं कि पुरुष हमको रिस्पेक्ट करें। अगर आप उसको एक काम की चीज़ समझेंगे, एक बाई की तरह ट्रीट करेंगे, या आप एक अपने में ये चाहेंगे कि वो आपके लिए सब कुछ करे पर आप उसको इज्जत भी ना दें, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो उसके बारे में ध्यान भी ना दें, कि बस इतना छोटा सा, औरतें बहुत नरम दिल की होती हैं, थोड़ा सा पूछने पे ही सब पिघल जाती हैं। आप पति ने एक बार पूछ लिया तुमने खाना खाया कि नहीं, उसके लिए फिर वो 4 साल तक निर्जल व्रत रखती रहेंगी। तो ये चीज़ है कि ये अगर थोड़ा सा आप अपने को सरल व्यक्तित्व में ढाल लें तो आपके लिए एक महिला न कि एक आपकी पार्टनर रहेगी, बल्कि वो आपके लिए एक पूरी ढाल बन के खड़ी रहेगी। आपके लिए अगर कोई भी विषम परिस्थिति हो, वो महिला आपके लिए ढाल बन के खड़ी रहेगी। तो ये चीज़ को समझाना, अपने लड़कों को इस तरह से पालना, ये बहुत ज़रूरी है। हम तो कहते हैं लड़कियों की बजाय परवरिश लड़कों की ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और उनमें ये संवेदना होनी चाहिए कि एक महिला के साथ कैसे बर्ताव करना है, और वो बचपन से ही होना चाहिए। जी, आप क्योंकि आपने एक सुझाव दिया है और जो कि 100%
सही है। लेकिन क्योंकि लड़कों की आपने बात की तो एक बहुत बड़े नेता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि आप राजनीति से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत शुरू से ही आप राजनीति को करीब से देखते आ रही हैं। जब उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां शायद लिटरेसी रेट भी कम है, जहां पर शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़्यादा ज़रूरत है, जहां स्वभाव की ज़्यादा ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर जब बड़ा नेता इस तरीके की बयानबाजी के साथ आता है, समाज में मैम असर पड़ता है। क्या राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा सा ख्याल नहीं रखना चाहिए कि क्या वो समाज में दे रहे हैं, क्या समाज को कह रहे हैं? जी बिल्कुल, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी एक बहुत आदरणीय बड़े नेता थे जी। और उनका इस तरह से कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और मेरे समझ से वो इसलिए उस पर ज़्यादा रिएक्शन देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो उस दौर के नेता थे, वो पहलवान थे, इटावा से बिलोंग करते थे। तो वो जो पेट्रियार्कियल सोसाइटी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके वो एक जीता जागता ब्रांड एम्बेसडर थे जी। तो उस पेट्रियार्कियल सिस्टम और सोसाइटी के ही खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। तो उसी को अगर तोड़ना है तो ऐसे बयानों के ऊपर हम लोगों को प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। उस समय दी भी गई थी जी। लेकिन अब चूंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो उस बारे में ज़्यादा हमको जिक्र करना उचित नहीं लगता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जो हमने बात कही कि लड़कों की परवरिश इसमें होनी चाहिए कि औरतों की वो इज्जत करना सीखें। देवी माता के सामने खाली डीजे बजा के और नमस्ते कर लेने से इज्जत नहीं हो जाती है। आपके घर में जो काम वाली बाई है, उसकी जो बेटी आ रही है, उसकी जो बहनें आ रही हैं, आपके अपने जो परिवार में लोग हैं, उनकी जब आप इज्जत करना सीखोगे, उनको जब आप अपने साथ कदम पे कदम मिला के निकालोगे घर से बाहर, तभी आप वो इज्जत को सही मायने में ज़मीन पे उतारोगे। तो ये सामाजिक ताने बाने की बात थी। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, होली के पहले ये सिलेंडर के दाम महंगे कर दिए गए हैं। ये वो भाजपा है जो ये सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। ये वो भाजपा है जो सुरक्षा देने की बात करती है, जहाँ पर उठ के ये कहा जाता है कि आज रात के 10 बजे 11 बजे महिलाएं सड़कों पर अकेले घूम सकती हैं। सिलेंडर मैम घर का कैसे चलेगा जब इस तरीके की महंगाई को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, क्योंकि ये तो हम लोग की मीडिया तो इस समय महंगाई की बात ही नहीं करना चाह रही है। जब जब महंगाई का मुद्दा उठता है और महंगाई क्यों हो रही है इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब हम लोग महंगाई की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो तुरंत एक कोई ऐसा चीज़ पेश कर दिया जाता है जिससे ध्यान भटकाने के लिए। जब अडानी जी के ऊपर सवाल किया जाता है तो तुरंत आप कहीं ना कहीं के चुनाव की बात कर लेते हैं। जब कोई महंगाई का मुद्दा उठाते हैं तो आप कहते हैं हम लोग विकास के लिए बहुत बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं। जो हाईवे का बनाना वो कोई जीडीपी ग्रोथ में ऐड नहीं करता है। हाईवे बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने से आपके देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जीडीपी तब बढ़ेगी जब आम आदमी के जेब में पैसा होगा। और इसी के लिए कांग्रेस ने न्याय योजना का वो किया था, जो कि अभी कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे आप देख रहे हैं लोगों के जेब में 6,000 रुपये डायरेक्ट डालने से उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। और उससे जब आप परचेज़ करते हैं, जब छोटा आदमी सड़क पे निकल के सामान खरीदने की स्थिति में होता है, तो फिर देश की इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट मिलता है। तमाम कहने के बावजूद भी बीजेपी की सरकार ने न केंद्र में न राज्य में इस योजना को लागू नहीं किया और छोटे छोटे इस तरह से महंगाई के मुद्दों को बढ़ा के, चाहे तेल डीजल के थ्रू कलेक्शन किया हो पैसे का, या अब सिलेंडर के जरिए पैसे का कलेक्शन कर रहे हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, या यूपी के लिए हमने इतना 1 लाख कितने लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया। लेकिन वो बजट का पैसा आ तो आम जनता की जेब से रहा है और खाली उससे पुल और सड़कें ही बन रही हैं। आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ, एक कोई चीज़ अभी धरातल पे उतर के नहीं दिख रही है कि हाँ कोई अंबानी जी यहाँ पे आके कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं जिससे रोज़गार मिलेगा। या फिल्म सिटी की बात हम लोग पिछले 7 साल से सुनते चले आ रहे हैं, न तो वो नोएडा में कोई धरातल पे कोई ना भूमि ग्रहण की या कोई भी बात ऐसी नहीं हो रही है। तो इसलिए जब तक जॉब क्रिएशन की बात और इसकी बातें नहीं करेंगे तो हर वक्त जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब आम जनता की जेब में से 50-50 रुपये 100-100 रुपये महंगाई सिलेंडर के बहाने या तेल के बहाने बढ़ा के अपना ये बजट पूरा करेंगे और जनता त्राही त्राही करेगी। और जनता को बहकाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा रोज़ सामने आ जाएगा, चाहे राहुल जी की दाढ़ी पे हो, चाहे उनकी टी शर्ट पे हो, चाहे किसी चीज़ पे हो। एक आध
जुमला बोल के वो जनता को बहका देते हैं, अपनी वो टीआरपी बढ़ाते हैं चैनल्स पे, और जनता महंगाई के मुद्दे को अपने को भूली रहती है। एक सवाल और आता है मन में, आपको सुन रही थी तो भाजपा दम भरती है सुरक्षा को लेकर के। बुलडोज़र बहुत ज़्यादा डिमांड में, कहते हैं कि भाजपा का बुलडोज़र बहुत डिमांड में है उत्तर प्रदेश में हर जगह, या फिर और स्टेट्स में भी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां उनकी सरकारें नहीं भी हैं वहां भी ये डिमांड हो रहा है कि बुलडोज़र आना चाहिए। अभी अतीक अहमद के पड़ोसियों के घर, रिश्तेदारों के घर जिस तरीके से बुलडोज़र चला, डॉक्टर सुरेता करीम का क्या स्टैंड होगा मैम बुलडोज़र पर? क्या संवैधानिक तौर पर चल रहा है? ये बिल्कुल बुलडोज़र सरकार जो है ये संविधान के खिलाफ है। हर आदमी को न्याय की गुहार लगाने का, इसका मतलब आप न्यायपालिका का कोई सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर मानिए किसी के ऊपर गलती से किसी का, हमने देखा उस दिन किसी का वीडियो आ रहा था, जिस घर को गिराना था उस दूसरे का घर गिरा दिया, तो आखिर किसी ने अगर जीवन भर जमा पूंजी कलेक्ट करके अपना एक मकान बनाया है और उसको कोई एक तानाशाह इस तरह से बुलडोज़र चला के गिरा देगा, तो कल को ये भी याद रखें ये लोग कि कोई सरकार पलटती है, सरकार हमेशा एक नहीं रहती है। तो सरकार पलटेगी तो कभी किसी मंदिर पे भी बुलडोज़र चल सकता है। वाह, तो अच्छा, ये आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तानाशाह, तो लगता है आपको कि तानाशाही है उत्तर प्रदेश में? मैं तो आपसे पूछूंगी, आप लोग इतने साल से मीडिया में हैं, मीडिया चला रहे हैं, क्या आपने कभी इस तरीके की बेतरतीब सरकार देखी है कि किसी के ऊपर एक आरोप लगाया किसी ने, या अभी मामला मुकदमे के अंदर चल रहा है, मुकदमे की वो भी नहीं आया और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किए बगैर आप उसमें बुलडोज़र चला दे रहे हैं। एक झोपड़ी में आपने बुलडोज़र चला दिया, उस महिला ने आग लगा ली, उसकी बेटी आग में जल गई, मर गई, आप गए तक नहीं वहाँ पे संवेदना जताने। और वैसे अगर आपके उस पे और इस तरीके की बुलडोज़र चला के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं, किसको डराना चाहते हैं? डरने वाले तो एक भगवा गमछा से भी डर जाते हैं, लेकिन जो नहीं डरते हैं वो आपके किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे। हम लोगों के देश में हम लोगों ने आज़ादी इसी से पाई है। गांधी जी ने हम लोगों को सत्याग्रह का रास्ता दिखाया है। हम लोगों ने ये पाया है कि डंडे खाओ, गोली खाओ, लेकिन जो अपनी आइडियोलॉजी है, शहीद भगत सिंह ने क्या किया था? आखिर ये जो अंग्रेज़ों को हम लोगों ने भगाया, क्या अंग्रेज़ों के हाथ में बंदूक नहीं थी? ठीक है, उस समय बुलडोज़र नहीं था, लेकिन क्या बंदूकें नहीं थी? तो जो सत्याग्रह करता है, जो सत्याग्रही होता है, वो बुलडोज़र से नहीं डरता है। आपके जो आम आदमी है, जो बेचारा निरीह पर्सन है, जो सड़क पे चलने वाला बंदा है, जिसकी छोटी मोटी गुमटी उमटी चलाने वाले लोग हैं, वो डरेंगे बुलडोज़र से। वो आपके बेचारे डर के मारे। आप सत्ता से हट के बुलडोज़र देखिए ना, तब आप बताइए। ये वो तो कह रहे हैं कि ये तो नया हिंदुस्तान है, यहाँ पे अब मौन नहीं रहा जाएगा, अब लड़ेगा हिंदुस्तान और रौंदेगा भी हिंदुस्तान। रौंदेगा तो ठीक है, रौंदने के लिए उनके पास अभी सत्ता का हनक है, इसलिए रौंद रहे हैं। लेकिन वो ये याद रखें कि जर्मनी में हिटलर का भी एक दौर था, और उसके बाद हिटलर का कैसा अंत हुआ ये भी देखा दुनिया ने। तो जो तानाशाह होते हैं उनका दौर होता है, हम लोग इस समय उसी दौर में जी रहे हैं। ये हमें भली भांति एहसास है। चाहे वो जीएसटी का हनक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ रेड मार के ईडी सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके सबको दबाना हो, या बुलडोज़र चला के दबाना हो। अगर दबाने के बाद अगर आप रूलिंग, आपको अगर गवर्नेंस अच्छी, सच्चाई है ये है कि गवर्नेंस, अगर बुलडोज़र ही आपके गवर्नेंस का माध्यम है या गवर्नेंस का प्रतीक है, तो फिर आप गवर्नेंस में फेल है। आज हम इतना बड़ा अस्पताल चला रहे हैं, अगर हम हर एक आदमी को हंटर से मार के काम कराएंगे तो कुछ दिन तो वो काम करेगा बेचारा मजबूरी में, फिर वो चला जाएगा कहीं और। तो इसी नाते हम लोगों के देश में इस समय जो पिछले 10 साल में, जो 40 साल में नहीं हुआ, वो पिछले 5 साल में आप देखिए कितने लोग देश से बाहर जा रहे हैं। जो संख्या बल है जो देश से बाहर जा रही है, लोग पासपोर्ट छोड़ रहे हैं, तो इंडियन पासपोर्ट को छोड़ दिया, लोग देश से बाहर जाएंगे। क्या आप यही चाहते हैं? ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं? हम लोगों ने जो हिंदुस्तान की परिकल्पना की थी वो था एक आज़ाद हिंदुस्तान, जहाँ सब लोग घुल मिल के रहेंगे, साथ में रहेंगे, प्रेम मोहब्बत से रहेंगे, और जो गरीब आदमी है उसको सब लोग संभालेंगे, चाहे जनता हो चाहे सरकार हो, सब लोग उसको एक सपोर्ट देंगे। और ये इनका शासन ऐसा है कि गरीब आदमी की झोपड़ी उड़ा दो। इसने अगर हमको सड़क चौड़ी करनी है तो सबको 1 दिन की नोटिस दे के सबको हटा दो। उन्होंने तो कहा कि ये कौन सा, ये कोई विकास नहीं है, ये कोई संविधान के दायरे में आप काम
काम नहीं कर रहे हैं, और ये बिल्कुल तानाशाही है, 100% तानाशाही जाते है। जाते उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या दिया हिंदुस्तान को, डमी प्रधानमंत्री दे दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने तो अब वर्ल्ड मैप पे हिंदुस्तान को एक नया आयाम दिया है। देखिए, इसका तो मैं सवाल का जवाब भी देना समझती हूँ कि देने लायक नहीं है ये सवाल, क्योंकि अब प्रचार प्रसार और अपना वाहवाही बहुत हो गया। अब काम करके दिखाओ, योगी मोदी दोनों, आप लोग काम करके दिखाओ, जीडीपी बढ़ाओ, देश का जो हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है, और खाली आप फ्री का राशन बांट के अपनी पीठ थपथपा रहे हो। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है तो क्या बेच रहे हैं आप फालतू में क्यों कांग्रेस को? अगर देखिए, जब एक देश हम लोगों को मिला था, जब सन 47 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद देश को बनाया गया। जब आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, नींव भरने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोगों ने कभी, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार नहीं किया। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहाँ से मैं पढ़ के निकली हूँ, उस मेडिकल कॉलेज को कांग्रेस ने बनाया। सारे मेडिकल कॉलेज, सारे आईआईटी, सारे संस्थान कांग्रेस के बनाए हुए हैं। तो क्या किया कांग्रेस ने, ये कहना उचित नहीं होगा। आज हमारा ये हॉस्पिटल है, अगर हमारा बेटा आए और इसमें क्लैडिंग करवा दे और बहुत बढ़िया इसको मॉडर्न कर दे और कहे कि सब मैंने किया है, मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया, तो क्या ये उचित होगा? एक जगह की नींव भरने में समय लगता है, उस समय देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। और आज हम लोग एटॉमिक पावर से के देश हैं, हम लोग इसरो में मिशन भेजते हैं, हम लोग के पास पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। तो ये सब कैसे बना? ये सब मोदी जी नहीं समझेंगे। जिसने पढ़ाई नहीं की, परीक्षाएं नहीं दी, वो ये सब चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं। 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कुछ फायदा पहुंचाने वाली है और कुछ नुकसान भाजपा और मोदी को होने वाला है? देखिए, नुकसान क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, जनता हमारे साथ है। और भारत जोड़ो यात्रा ने ये दिखा दिया है कि अभी भी ये जो देश है उसमें संविधान को मानने वाले और प्यार करने वाले लोग हैं, और यही लोग हम लोगों को आगे ले जाएंगे। और चुनाव जीतना या हारना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि देश की जो परिकल्पना की गई थी जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो धारणा है, यही धारणा के साथ ही हमारा जो भारतवर्ष है वो आगे बढ़ेगा। और यही देश, हम ऐसा ही देश चाहते हैं, जो भी इस पे शासन करे, जो भी यहाँ पे बने, वो संविधान को माने, वो संविधान को मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए, और हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग की जो एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करने में सक्षम हो। देख रहे थे आप डॉक्टर सुरेता करीम को, जितना सौंदर्यपूर्ण इनका चेहरा है, खूबसूरत इनकी आवाज़ है, उससे ज़्यादा बुलंद इनकी विचारधारा है। जैसा इन्होंने कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पलटता है तख्त पलटने के लिए ही बनता है, और अगर भाजपा आज है तो कल कोई और भी आएगा। आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए, ये भी सवाल मैम ने किया है। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि कैसा हिंदुस्तान की परिकल्पना आप कर रहे हैं। वैसे महिला जो वीक हम मना रहे हैं, वुमेन्स पावर को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें आज एक खास चेहरा था। बताइए कैसा लगा। फिर लेकर आऊँगी नए चेहरे को। बने रहिए एनवी भारत के साथ।